बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मी हाफिज अफावान। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। आज का जो हमारी जो क्लास है ओरिएंटेशन क्लास, उसमें जो आज हमने डिस्कस करना है, हमने दो पेपर्स को डिस्कस करना है। एक मर्ज करके हमने क्लास रखी थी। उसका रीज़न ये था कि कम से कम टाइम जो है वो ज़ाया किए बगैर हम ज़्यादा चीज़ें जो है वो पढ़ सकें। तो इस वजह से हमने क्या किया कि हमने दो क्लासेस को मर्ज कर दिया। एडवांस टेक्स्ट को और साथ साथ हमने बिजनेस टेक्स्ट को मिलाकर एक क्लास हमने आज आप लोगों की अरेंज की है कि वो स्टूडेंट्स भी फैसिलिटेट हो सकें जो कि एडवांस टेक्स्ट का पेपर दे रहे हैं, और वो स्टूडेंट्स भी फैसिलिटेट हो सकें जो कि बिजनेस टेक्स्ट का पेपर दे रहे हैं। अच्छा, अब एक और बात शुरू में ही मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, ये जो हमारा सेशन है ये अक्टूबर अटेम्प्ट के लिए है। इंशाल्लाह ताला अक्टूबर तक आप लोगों का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो भी हमें आगे ज्वाइन करेगा। तो ये स्पेशली जो है वो अक्टूबर अटेम्प्ट के लिए हमने इस सेशन को जो है वो स्टार्ट किया है। और क्योंकि टाइम हमारे पास काफी कम है, और तकरीबन तकरीबन सितंबर है, सितंबर के बाद अक्टूबर आ जाएगा, अक्टूबर के मिड में हमारे पास पेपर्स होंगे। तो तकरीबन 1.5 महीना है, आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास है, और इन 1.5 महीने के अंदर जो है वो हमने क्या करना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो टाइम काफी कम है हमारे पास। तो कोशिश ये की जाएगी कि आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा क्लासेस लगाई जाए। और आप लोगों को मैं ये प्रेफर करूंगा कि आप लोग कोशिश ये करना कि जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लाइव क्लासेस की तरफ जाएं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स की तरफ ना जाएं मेरे। जितने भी स्टूडेंट्स जो आज हमारे पास बैठे हुए हैं, वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर लाइव क्लास लेते हैं तो उनको पढ़ने में भी मजा आएगा, मुझे पढ़ाने में भी मजा आएगा, और साथ साथ हम लोगों का सिलेबस जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कि आप लोगों ने लाइव क्लासेस लेनी है। लाइव क्लासेस के अंदर आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, टाइम कम है। तो इसमें आप लोग फिर बाद में मुझे मैसेज कर रहे होगे, सर ये हम रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहे हैं और इसके अंदर जो है वो हमें ये कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। तो उस टाइम फिर रिस्पांस देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लाइव क्लास के अंदर बैठकर हाथ के हाथ ही जो है वो आप अपनी क्या करो, प्रॉब्लम्स को क्या कर लो, सॉल्व कर लो, तो सबसे बेस्ट है ये। हाँ, किसी की अगर मजबूरी है बहुत ज्यादा तो फिर वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स की तरफ जा सकता है, लेकिन कोशिश ये करें कि लाइव क्लासेस की तरफ रहें। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं, देखो आप लोगों का जो सिलेबस है, बिजनेस टेक्स की हम बात करें या एडवांस टेक्स की बात करें, ये जो आप लोगों के सामने बुक है, खालिद पेटी साहब उनकी बुक है, अच्छी बुक लिखी गई है, और आप लोगों के पेपर्स के हिसाब से लिखी गई है। बिजनेस टैक्स का पेपर दे रहे हो या एडवांस टैक्स का पेपर दे रहे हो, मेजॉरिटी क्वेश्चंस इसी में से आ रहे होते हैं। ये आपके बिजनेस टैक्स को भी कवर करती है, और साथ साथ ये आपके एडवांस टैक्स को भी कवर करती है। बिजनेस टैक्स के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि हमने नहीं पढ़ने, और एडवांस टैक्स के अंदर हमें तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट ये पूरी की पूरी बुक जो है वो पढ़नी होगी। तो वो टॉपिक्स जो कि बिजनेस टैक्स के अंदर शामिल नहीं है, तो आप लोगों के लिए मैं फिर एक एक्स्ट्रा क्लासेस रखा करूंगा और उन टॉपिक्स को मैं वहां पर कवर करवाऊंगा। और बाकी टॉपिक्स जो कि तकरीबन आप समझ लो कि 70% जो आपका सिलेबस है, एडवांस टेक्स्ट की बात कर रहा हूं, 70% सिलेबस जो है वो एडवांस टेक्स्ट का, वो बिजनेस टेक्स्ट के साथ मैच करता है। तो वो स्टूडेंट्स जो कि एसएल का पेपर दे रहे हैं, तो उन्हें बिजनेस टेक्स्ट पूरा पढ़ना पड़ेगा, और साथ साथ 30% और कुछ पढ़ना पड़ेगा। अब 30% में क्या क्या है आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, और आज की क्लास में हम ये भी देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जिन पे हमने ज्यादा फोकस करना है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए टॉपिक्स की तरफ चलते हैं और पेपर पैटर्न की तरफ चलते हैं। पेपर पैटर्न में आप लोगों को बता दूं, बिजनेस टैक्स का हो या एडवांस टैक्स का हो, पेपर पैटर्न सेम है। किस तरह का पेपर पैटर्न आता है, 100 मार्क्स का आपका पेपर है, उन 100 में से आपके 60 मार्क्स के क्या होते हैं, आपके एमसीक्यूज होते हैं, और आपके 40 मार्क्स के क्या होते हैं, एमटीक्यूज होते हैं। अब ये जो 60 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज हैं, ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि दो दो नंबर के एमसीक्यूज आ रहे हो, बल्कि आपका एक एमसीक्यू 5 नंबर का भी आ सकता है।
भले वो बिजनेस टैक्स का पेपर दे रहा हो या वो एडवांस टैक्स का पेपर दे रहा हो। तो एक एमसीक्यू 5 नंबर का भी आ सकता है, 4 नंबर का भी आ सकता है, और 2 नंबर का या 3 नंबर का भी आ सकता है। तो ये जो बिजनेस टैक्स का पेपर है या जो एडवांस टैक्स का पेपर है, इसमें आपको कैलकुलेशंस काफी करनी पड़ेंगी। तो जहां तक मेरा ख्याल है, कभी कभार ऐसा भी लगेगा स्टूडेंट्स को कि हमारे लिए जो 3 घंटे हैं वो काफी कम है। बिजनेस टैक्स का पेपर हो या एडवांस टैक्स का पेपर हो, ये पेपर तो बहुत आसान है। पेपर इतना मुश्किल नहीं है, सिलेबस बहुत आसान है। जब आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को खुद ही आइडिया हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो टाइम मैनेजमेंट है ना, ये बहुत ज्यादा काम करेगी। बाकी पेपर्स में इतना ज्यादा मसला नहीं होता, लेकिन ये जो एडवांस टैक्स का पेपर या बिजनेस टैक्स का जो पेपर है ना, इसमें टाइम मैनेजमेंट जो है ना बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होगी। आपको बहुत ज्यादा मैनेज करके टाइम को पेपर देना होगा। 3 घंटे आपको कम लगेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर वो 5-5 नंबर की जब आपसे एमसीक्यूज पूछेगा तो उसमें आपको कैलकुलेशंस भी करनी होंगी। तो उसमें आपको काफी टाइम लग जाएगा। और इसी तरह जब 40 मार्क्स के एमटीक्यूज आ रहे होंगे तो उसके अंदर भी आपको कैलकुलेशंस करनी होंगी। और बकायदा तौर पे एमटीक्यूज के अंदर आपको टाइप भी करना होगा। तो कैलकुलेशंस भी करनी है और साथ साथ टाइप भी करना है एमटीक्यूज के लिए। तो उसमें आपका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। कहीं से भी पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। हर चीजें आपकी फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। आपको टाइम मैनेजमेंट आपको करनी है लाजमी, वरना पेपर आपका रह जाएगा। कुछ पोर्शन आपका रह जाएगा, 10 नंबर का, 15 नंबर का, 20 नंबर का सवाल जो है वो रह जाएगा। सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? टाइम मैनेजमेंट की वजह से। तो वो बच्चे जो कि टाइपिंग में थोड़ा सा स्लो हैं, तो कोशिश ये करें कि अभी से ही टाइपिंग की अपनी प्रैक्टिस कर लें अपने लैपटॉप पे, या फिर जो है वो अपने कंप्यूटर पे, पीसी पे थोड़ी सी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लें हाथ के हाथ, ताकि पेपर के टाइम पे उनको इतना इशू ना हो। ठीक है। और हाथ के हाथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो जो क्लासेस में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो डेली बेसिस पर आप लोगों ने इसको कवर अप करना है। क्योंकि मैं एक क्लास में तीन तीन क्लासेस भी वीक में रख सकता हूँ, 4 क्लासेस में भी वीक में रख सकता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा टारगेट ये है कि 1.5 महीने के अंदर अंदर अक्टूबर अटेम्प्ट आप लोगों की बनानी है। तो क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस पर वीक थोड़ी ज्यादा होंगी। 4 क्लासेस भी हो सकती हैं, 5 क्लासेस भी हो सकती हैं। अगर टाइम मिला तो मैं 5 क्लासेस भी रखूंगा। संडे भी हमारा जा सकता है। तो जो क्लास हो जाए तो उसको आपने स्टार्ट से ही कवर अप करना है और उसको स्टार्ट से ही कंप्लीट लेकर चलना है। तो तब जाकर आप लोग अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे, वो स्टूडेंट जो कि अक्टूबर की अटेम्प्ट दे रहे होंगे। ये बात याद रखिएगा, पेपर से पहले भी हमारी क्लास हो रही होगी, क्योंकि सिलेबस काफी बड़ा है। खासतौर पे एडवांस टेक्स का सिलेबस काफी बड़ा है। और सिलेबस को कवर करने के लिए हमारे पास टाइम काफी कम है, तो हमें रेगुलर क्लासेस लेनी होंगी, 3-3 4-4 क्लासेस लेनी होंगी, तब जाकर हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो पाएगा अच्छे से। तो आप लोगों के पास प्रैक्टिस का टाइम बहुत कम मिलेगा। ये नहीं कि भाई हमने पेपर से पहले अपना सेशन कंप्लीट कर लिया और अब आपके पास 10-15 दिन है उसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। ये मैं आपको शुरू से ही बता दूं, क्योंकि सिलेबस काफी लेंथी है। तो एंड तक हमारी क्लासेस चल रही होंगी। तो जो जो साथ साथ कवर होता जाए वो साथ साथ आप लोग कवर करते जाओ। मतलब अगर मैं 2 घंटे की क्लास ले रहा हूं, तो आपने 2 घंटे एक्स्ट्रा बैठ के उसको उसी दिन कवर कर लेना है, नेक्स्ट डे पर नहीं जाना। तब जाकर आपका अक्टूबर अटेम्प्ट जो है ना वो बन पाएगा। और उसकी वजह ये भी है कि देखो, अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, आईसीएमए के अंदर जो आपका पेपर टेस्ट करेंगे, टैक्स ईयर 2026 से आपका टेस्ट जो है वो टेस्ट होगा पेपर। लेकिन जैसे ही दिसंबर आ जाएगा ना, तो फिर वहां पर टैक्स ईयर 2027 जो है ना वो अप्लाई हो जाएगा। और फिर उस टाइम आपको आपके जो रेट्स होंगे टैक्स के वो थोड़े बहुत चेंज हो जाएंगे। वो इतने ज्यादा तो नहीं होते, माइनर सी चेंजेस आती हैं। तो फिर आपको ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। तो कोशिश ये करें कि अक्टूबर की ही अटेम्प्ट में पढ़कर उसको अक्टूबर में ही क्या कर लें, क्लियर कर लें। क्योंकि फिर जब आप दिसंबर में जाएंगे तो आपको दोबारा से चीजों को रिवाइज करना होगा, दोबारा से टैक्स रेट देखने होंगे, कुछ चेंजेस आई हैं वो दोबारा से आपको देखनी पड़ेंगी। तो ये अक्टूबर का टाइम है आपके पास, और इसी टाइम में आपका बिजनेस टैक्स हो या एडवांस टैक्स हो वो आपको क्लियर करना है। क्योंकि फिर ये चीजें जब दिसंबर में लेके जाओगे तो आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, नए टैक्स रेट याद करने पड़ेंगे, तो काफी मसला होगा।
तो बेहतर ये है कि अभी के अभी अक्टूबर में आप उसको क्या कर लो, क्लियर कर लो। या फिर आप अपना ये माइंड बना के रखो कि अब मुझे अक्टूबर में पेपर नहीं देना, बल्कि मुझे फिर दिसंबर में पेपर देना है, तो फिर जो दिसंबर के टैक्स रेट है उसके हिसाब से पढ़ो। ये दो ऑप्शन है। लेकिन अगर अक्टूबर में देना चाह रहे हो, जो कि पॉसिबल है, दे सकते हो, तो मेहनत करके हाथ के हाथ चीजों को जिस दिन पढ़ाया उसी दिन उसको कवर करके साथ साथ रिवाइज करके कंप्लीट करो और पेपर दे दो। दोनों पेपर जो है वो इतने मुश्किल नहीं है, ना बिजनेस टैक्स इतना मुश्किल है, ना एडवांस टैक्स इतना मुश्किल है। बस लेंथी होगा पेपर, ये याद रखिएगा। पेपर टाइम मैनेजमेंट आपको रखनी होगी। मैं वैसे किसी भी अपने सब्जेक्ट में एफएसीआर हो एएम है उसमें ये नहीं बताता कि आपको टाइम मैनेजमेंट रखनी है, क्योंकि वो हो जाता है 3 घंटे में। लेकिन टैक्स का पेपर थोड़ा सा लेंथी होता है, तो उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट और टाइपिंग वगैरह अपनी जो है ना वो स्पीड बढ़ानी होगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं, आप लोगों के सवाल की तरफ भी आ रहा हूँ। सर बिजनेस टैक्स में कौन से टॉपिक्स एक्सक्लूड कर रहे हैं? बिल्कुल बेटा, अभी उसी सिलेबस की तरफ आ रहे हैं हम लोग, अभी उसी के पास सिलेबस की तरफ आ रहे हैं। सिलेबस में मैं आप लोगों को बिजनेस टैक्स के हवाले से भी बताता रहूंगा और एडवांस टैक्स के हवाले से भी बताता रहूंगा कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन जिन पे आपने ज्यादा जो है वो ग्रिप करनी है। वो सारी चीजें उसकी तरफ मैं आ रहा हूँ। बुक आप लोगों ने एक ले लेनी है खालिद पेटी वाला की, अच्छी बुक है। और कोशिश करो बुक परचेज कर लो, पीडीएफ की तरफ ना जाओ, बुक परचेज कर लो। जी बेटा बिल्कुल, अभी से हमने अक्टूबर अक्टूबर अटेम्प्ट के लिए ही जो है वो ये सेशन रखा है। अच्छा, और जो बच्चे अभी तक इनरोल्ड नहीं हुए आईसीएमए के अंदर, तो वो डीएलपी में कोशिश करो या बिजनेस टैक्स या एडवांस टैक्स ले लो, ताकि आप लोगों की अक्टूबर की अटेम्प्ट बन जाए। अच्छा, अब हम आते हैं अपने सिलेबस की तरफ। सिलेबस में सबसे पहला आपके पास जो चैप्टर आ रहा है इस बुक में, टैक्स ईयर और रेजिडेंशियल स्टेटस, इसके हवाले से बात हो रही है। जी बेटा बिल्कुल हो जाएगा, कोशिश करें कि पेपर उठा लें। सर ये 2027 में चेंज हो गए ना? बिल्कुल 2027 में टैक्स रेट थोड़े बहुत चेंज हुए हैं। तो अगर कोई बच्चा ऐसा होगा ना कि जो दिसंबर की अटेम्प्ट दे रहा होगा, तो उसके लिए मैं एक स्पेशल क्लास रख लूंगा और उसमें बता दूंगा कि भाई कौन कौन से टैक्स रेट चेंज हुए हैं, कौन कौन सी कैलकुलेशन चेंज हुई है। वो दिसंबर के टाइम पे मैं रख लूंगा। वैसे मैंने अक्टूबर में सेशन कंप्लीट कर देना है, लेकिन उन बच्चों के लिए जो दिसंबर में अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं, तो उनके लिए मैं क्लास रख लूंगा, तो उसमें मैं बता दूंगा कि क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं। तो आप उसके हिसाब से चीजों को ट्रीट करना। वैसे इतना ज्यादा चेंज नहीं होता कि 100% पूरा चेंज हो जाए। मैक्सिमम मैक्सिमम 5% चेंज आता है या 3% चेंज आता है, इससे ज्यादा चेंज नहीं होता। जो ओल्ड स्कीम में इनरोल्ड है वो भी ओल्ड स्कीम, अच्छा ओल्ड स्कीम में किस में, बिजनेस टैक्स में ओल्ड स्कीम में इनरोल्ड है? तो ओल्ड स्कीम का तो सिलेबस वही है, कोई चेंज नहीं हुआ, वो भी 2026 के हिसाब से तैयारी करें। जी जी बिल्कुल, एस एल वन में ओल्ड स्कीम में बिजनेस टैक्स था, तो बिल्कुल वो एडवांस टैक्स को फॉलो कर लें, एडवांस टैक्स को फॉलो कर लें। पेपर तकरीबन तकरीबन सेम होता है। अच्छा अब देखो जरा, सबसे पहले हम बात करें चैप्टर नंबर 1 पे। चैप्टर नंबर 1 बिजनेस टैक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एडवांस टैक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या आ सकता है, थ्योरी आ सकती है, थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको थ्योरी के लिए कवर करना है। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे भी। तो कोशिश ये करनी है कि, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं, जैसे आपने कुछ और सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, एफएसीआर पढ़ा होगा, एएमए पढ़ा होगा, तो उसमें आप लोग ये करते हो ना कि कोई स्टैंडर्ड छोड़ दिया, कोई टॉपिक छोड़ दिया, और किसी टॉपिक को नहीं प्रिपेयर करके गए क्योंकि 50 मार्क्स वाला पास है। तो आप बोलते हो चलो यार अब पेपर बिल्कुल एंड हो गया, तो इस टॉपिक को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ पर बिजनेस टैक्स के अंदर या एडवांस टैक्स के अंदर आप ये काम नहीं कर सकते हो, कोई टॉपिक छोड़ नहीं सकते हो। उसकी रीजन ये है कि जो भी क्वेश्चन बनता है ना, उसकी हर टॉपिक से इन्वॉल्वमेंट होती है, कोई ना कोई चीज किसी ना किसी टॉपिक से आ रही होती है एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो किसी भी टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते हो, करके आपको पूरा जाना है। ठीक है? सर ML2 के अगर एक पेपर रहता हो तो क्या हम टैक्स दे सकते हैं साथ?
टाइम में या पहले एक लेवल पूरा। देखो ML2 का पेपर दे रहता हो तो आप ML2 के साथ बिजनेस टैक्स बिल्कुल दे सकते हो, मिलाकर दे दो पेपर। और ये भी हो सकता है कि जो ओल्ड स्कीम में बच्चे थे, इनरोल्ड थे ML2 के अंदर, अब क्या पता अक्टूबर अटेम्प्ट में उनको ओल्ड स्कीम के पेपर ना उठाने दें कि उनका ML1 का बिजनेस टैक्स का पेपर क्लियर नहीं है। तो बिजनेस टैक्स का पेपर एक ऐसा है जिसको आपने पेपर अक्टूबर में देना ही देना है। उसका रीजन ये है कि आपके बाकी पेपर्स कंप्रोमाइज होंगे या बाकी अटेम्प्ट्स आपकी कंप्रोमाइज होंगी सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि ये ML1 का पेपर है और कुछ बच्चे ML2 में आ चुके हैं। अब वो बच्चे जब ML2 का पेपर दे रहे होंगे, लास्ट टाइम भी ये मसले मसाइल हुए हैं स्टूडेंट्स के साथ कि उनको अलाउ नहीं कर रहे थे लेकिन बाद में अलाउ कर दिया था। जो ML2 के जो सब्जेक्ट्स थे वो चूज करना चाह रहे थे, लेकिन उनका ML1 का बिजनेस टैक्स जो नया पेपर आया था वो क्लियर नहीं था। उसकी वजह से उनको ML2 का पेपर नहीं दिया जा देना नहीं दे पा रहे थे, वो अलाउ नहीं किया जा रहा था, लेकिन बाद में अलाउ कर दिया था। तो कोशिश ये करें कि बिजनेस टैक्स अभी से उठा ले और बिजनेस टैक्स की भी साथ में तैयारी करें, ताकि वो ML2 का भी पेपर दे दें और बिजनेस टैक्स का भी पेपर दे दें, या खाली बिजनेस टैक्स का पेपर देकर आप ML1 को क्लियर करो। बेटा वो सारी चीजें चैप्टर वाइज में बता रहा हूँ। से की होती है लेकिन उठा नहीं सकते। जी। अच्छा अब देखो बेटा, एक बात सुन लो। पहली बात की कि हमने ये थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs वगैरह में आ जाता है। ठीक है, तो इसको आपने थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। फिर उसके बाद आ जाता है टैक्स, रेट्स, रिबेट्स, डिडक्शंस। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि वो हर क्वेश्चन के अंदर टेस्ट कर सकता है, जो वो हर क्वेश्चन के अंदर टेस्ट कर सकता है। तो इस टॉपिक को भी आप पूरा पढ़ोगे। फिर उसके बाद आपका सैलरी है, सैलरी में से क्वेश्चन वो आपसे लाजमी पूछता है, सैलरी में से क्वेश्चन वो लाजमी पूछता है। अब सैलरी का जो पार्ट है, एम्प्लॉय शेयर स्कीम, ये भी सैलरी का पार्ट है। सैलरी टैक्स ऑन टैक्स, ये भी सैलरी का ही पार्ट है। शेयर ऑफ, अच्छा, ये तीनों चैप्टर्स जो है ना वो सैलरी का पार्ट है। तो इन तीनों को मिला जुलाकर वो एक क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट आ जाता है आपके पास शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट ऑफ पर्सन, यानी कि AOP। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें से इस दफा मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मैंने जब डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे बताया कि सर तकरीबन तकरीबन जो है ना 10 to 15 मार्क्स का उसने पेपर में पूछा था। 10 to 15 मार्क्स का उसने पेपर न्यूमेरिकल पूछा था। तो ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना, AOP को अच्छे से करके जाना। फिर उसके बाद है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी काफी इंपॉर्टेंट है चैप्टर। इसमें से भी स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि सर 10 to 15 मार्क्स का पेपर जो है वो पूछा गया बिजनेस टैक्स में। बिजनेस टैक्स में ये दोनों चीजें मैं बता रहा हूँ कि बिजनेस टैक्स के अंदर इतनी पूछी जा रही हैं। AOP हो गया और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो गया। जब हम इस चैप्टर की तरफ आएंगे तो मैं बताऊंगा आप लोगों को किस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ रहा है। और ज्यादातर जो क्वेश्चंस है ना वो इसने यही पेटी वाला के ही, या तो उसने क्या किया है कि एग्जाम्पल्स में से लिए या फिर उन्होंने क्वेश्चंस में से लिए। क्वेश्चंस उठाए उसने इसी बुक में से हैं। तो इस बुक को आपने अच्छे से करना है। अगर मुझसे नहीं भी पढ़ रहे हो, कहीं और से पढ़ रहे हो, तो इस बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं, इस बुक में जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं, उनको आपने सॉल्व करके जाना है। फिर उसके बाद कैपिटल गेन। कैपिटल गेन ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपसे वो पूछ सकता है, 2-3 नंबर का सवाल पूछ सकता है, या किसी सैलरी के पार्ट में मिलाकर आपको दे सकता है, या प्रॉपर्टी के पार्ट में मिलाकर आपको दे सकता है। मतलब कि देखो ये जो जितने भी चैप्टर्स है ना, हर चैप्टर की इन्वॉल्वमेंट है क्वेश्चन के अंदर। कहीं पे वो सैलरी पूछ रहा होगा तो कहीं पे वो फिर उसके अंदर कैपिटल गेन भी डाल सकता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी डाल सकता है, अदर सोर्सेज भी डाल सकता है। तो चैप्टर्स आपने सारे करने हैं, किसी को भी नहीं छोड़ सकते। लेकिन उन चैप्टर्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो जब हम चैप्टर पढ़ रहे होंगे ना, तो उसमें मैं आप लोगों को क्लास के अंदर बता दूंगा कि यार इन टॉपिक्स को, इन चीजों को बहुत अच्छे से कवर करो। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास चैप्टर नंबर 10 जो है वो इनकम टैक्स है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं इसमें, वो आपको सॉल्व करने हैं। मेरी आवाज कट रही है, मेरी आवाज कट रही है। अच्छा फिर आपका नेट का इशू होगा ना। अच्छा चैप्टर नंबर 2 और 5।
चैप्टर नंबर 2 और 5 बेटा ये है आपके। चैप्टर नंबर 2 है इनकम टैक्स रेट हो गया, रिबेट हो गया, डिडक्शंस हो गई। ये हर सवाल के अंदर आपसे पूछ सकता है, इनकम टैक्स के अंदर हर सवाल में आपसे पूछ सकता है। कोई ना कोई एक ट्रांजेक्शन, जैसे आपने पढ़ा होगा बचपन के अंदर, अकाउंटिंग का कोई क्वेश्चन सॉल्व किया हो तो उस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती है ना। जनरल जनरल की एक एग्जांपल लो, क्योंकि अभी आप लोगों ने बिजनेस टैक्स नहीं पढ़ा हुआ तो इस वजह से मैं आपको वो एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उसके अंदर कभी आप परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, आप जो है वो एसेट बाय कर रहे हो, एसेट को क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो बहुत सारी किस्म की ट्रांजेक्शन्स होती हैं। ऐसे इनकम टैक्स का जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। अब उन ट्रांजेक्शन्स का ट्रीटमेंट क्या है, ये हर चैप्टर बिल्कुल अलग अलग बनाया गया है उन ट्रांजेक्शन्स के लिए। कि रिबेट वाली ट्रांजेक्शन भी वो आपको क्वेश्चन के अंदर दे सकता है, या सैलरी के अंदर भी जो है वो रिबेट वाली ट्रांजेक्शन्स को डाल सकता है। या अगर एक कोई इनकम टैक्स का सवाल है तो उसके अंदर सैलरी में से भी कुछ ना कुछ आ रहा है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से भी कुछ ना कुछ आ रहा है, अदर सोर्सेज में से भी कुछ ना कुछ आ रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इस चैप्टर को ना करें या इस चैप्टर को कर लें। कोई ना कोई एक ट्रांजेक्शन वो ऐसे ही बीच में से डाल देगा। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो फिर वो चैप्टर आप लोगों का फंस जाएगा, और वो क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा फंस जाएगा, उसमें मार्क्स नहीं आएंगे, जितना किया होगा उतने मार्क्स आएंगे। चैप्टर नंबर 10 तक तो बेटा ये सारा का सारा क्या है, बिजनेस है, तो सॉरी, इंडिविजुअल है। चैप्टर नंबर 10 तक ये सारा का सारा जो है वो आपका इंडिविजुअल है, एक इंसान की जो है वो कहानी है, साथ में एओपी है। फिर उसके बाद जो है वो आपका इनकम टैक्स स्टार्ट होता है बिजनेस के लिए, चैप्टर नंबर 11 से। ये बेटा जो बिजनेस टैक्स है, ये एडवांस टैक्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस टैक्स जो बिजनेस की कैलकुलेशन है, चैप्टर नंबर 11 से आगे जो आप परसू करते हो, ये जो कुछ चैप्टर्स है ना, ये वो स्टूडेंट जो एसएल 1 में एडवांस टैक्स का पेपर दे रहे हैं, या एसएल 1 के अंदर जो बिजनेस टैक्स का पुराना वाला पेपर दे रहे हैं, तो उनके लिए ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ML 1 के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो एडवांस टैक्स दे रहे हैं SL 1 का, उनके लिए ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 11 से आगे जितने भी चैप्टर्स हैं, तो इनको आपने अच्छे से करना है। चैप्टर नंबर 11 हो गया, चैप्टर नंबर 12 हो गया, और चैप्टर नंबर 13 14, बिजनेस अदर एस्पेक्ट्स सही है। और फिर उसके बाद जो है वो चैप्टर नंबर 15 के अंदर जो आपके सिलेबस का जो पार्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस आपके सिलेबस का पार्ट है। लीज एंड कैपिटलाइजेशन जो है वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। चैप्टर नंबर 15 इसको देख लीजिएगा, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आ जाओ चैप्टर नंबर 16, ये दोनों के ना बिजनेस टैक्स के सिलेबस का पार्ट है ना एडवांस टैक्स के सिलेबस का पार्ट है। चैप्टर नंबर 16 के अंदर बेटा लॉसेस आपके सिलेबस का पार्ट है, एमलगमेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ग्रुप टैक्सेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ग्रुप रिलीफ आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, चैप्टर नंबर 15 में और चैप्टर नंबर 16 में। सर बिजनेस टैक्स और एडवांस टैक्स एक ही बुक से कवर हो जाएगा? जी बिल्कुल बेटा, एक ही बुक से कवर होगा। एडवांस टैक्स के लिए कुछ और चीजें हैं जो कि इस बुक में नहीं है, वो मैं सेपरेटली प्रोवाइड करूंगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो चैप्टर नंबर 17 है, चैप्टर नंबर 17 के अंदर मिनिमम टैक्स हो गया एंड FTR हो गया। ये ML 1 बिजनेस टैक्स के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो एडवांस टैक्स के बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को अच्छे से करके जाइएगा। और इसके अलावा बाकी फिर आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं। इसके अलावा रिटर्न ऑफ इनकम असेसमेंट एंड अपील, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है बिल्कुल। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है एडवांस टैक्स, एडवांसेस जो है चैप्टर नंबर 21, ये वाला जो है चैप्टर नंबर 21। अब इसके बारे में सुनिएगा, चैप्टर नंबर 21 एडवांसेस जो है ना, ये बिजनेस टैक्स का पार्ट नहीं है। जो ML 1 के स्टूडेंट्स हैं उनके बिजनेस टैक्स का पार्ट नहीं है। एडवांसेस जो है
ये एडवांस टैक्स SL1 का पार्ट है। तो SL1 के स्टूडेंट्स ने करना है, बिजनेस टैक्स के स्टूडेंट्स ने एडवांसेस नहीं करने। लेकिन कुछ ना कुछ एक दो MCQs अनफॉर्चुनेटली वो पूछ लेता है बिजनेस टैक्स के बच्चों से भी। आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन वो 2 नंबर की या 3 नंबर की MCQs पूछ लेता है। तो एडवांस टैक्स जो बिजनेस टैक्स बच्चे दे रहे हैं ML1 के, तो हम उतना करेंगे जितना आपसे वो पूछ रहा है। और वो लोग जो कि एडवांस टैक्स का पेपर दे रहे हैं SL1 में, वो इसको अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि एडवांसेस उनके सिलेबस का पार्ट है और वो पूछता भी है। ठीक है। चैप्टर नंबर 21 बिजनेस टैक्स का पार्ट नहीं है। एडवांस टैक्स का पार्ट है। सर ये दिन कैपिटलाइजेशन, जब आप मार्क दें ग्रुप रिलीफ आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है किसी भी, ना बिजनेस टैक्स का है ना एडवांस टैक्स का है। कंप्लीट, हाँ बिजनेस टैक्स कंप्लीट कवर होता है, एडवांस टैक्स इस बुक में से कवर नहीं होता। सर चैप्टर नंबर 11 से आगे समझ नहीं आई। चैप्टर नंबर 11 से आगे दोबारा से बता रहा हूँ यार, दोबारा से बता रहा हूँ, एक दफा सुन लो, दोबारा से बता रहा हूँ। देखो, चैप्टर नंबर 11 से आगे बेटा, जो बच्चे बिजनेस टैक्स दे रहे हैं या जो एडवांस टैक्स दे रहे हैं, चैप्टर नंबर 12 उनको पूरा करना है, चैप्टर नंबर 13 उनको पूरा करना है, चैप्टर नंबर 14 उनको करना है। अच्छा, इस इन चैप्टर्स के अंदर कुछ कुछ चीजें आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। जब हम उस चैप्टर को डिस्कस कर रहे होंगे तो उसमें मैं बता दूंगा कि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें होंगी जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होंगी। लेकिन ओवरऑल वैसे अगर देखा जाए, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14 जो है वो आपको पढ़ना है, भले आप बिजनेस टैक्स में हो या एडवांस टैक्स में हो। ठीक है। फिर आ जाओ चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 में ना सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस है बस। ये जो लीज का टॉपिक है और ये जो कैपिटलाइजेशन है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आप भले बिजनेस टैक्स का पेपर दे रहे हो या आप एडवांस टैक्स का पेपर दे रहे हो, ये दोनों ही सिचुएशन में आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्लियर हो गया चैप्टर नंबर 15? बात से तो उसके ऊपर बात करते हैं आगे चल के, ठीक है। अच्छा, अब चैप्टर नंबर 15 क्लियर हो गया होगा आई होप सो, कि इंटरेस्ट एक्सपेंस सिर्फ पढ़ना है, लीज और कैपिटलाइजेशन हमने नहीं पढ़ना। ये दोनों ML1 का पेपर हो या SL1 का पेपर हो, सिलेबस का पार्ट नहीं है और ना ये पूछता है। चैप्टर नंबर 16 पर आए। चैप्टर नंबर 16 में भी सेम, सिर्फ लॉसेस जो है ना वो आपके सिलेबस का पार्ट है। वो स्टूडेंट जो ML1 के हैं या वो स्टूडेंट जो SL1 के हैं, सिर्फ और सिर्फ लॉसेस जो है वो आपके सिलेबस का पार्ट है। एमलगमेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ग्रुप टैक्सेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ग्रुप रिलीफ आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, चाहे वो ML1 का स्टूडेंट हो, चाहे वो SL1 का स्टूडेंट हो। क्लियर? ठीक है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 17 आपके सिलेबस का पार्ट है, बिल्कुल है, भले वो ML1 का हो या SL1 का हो। चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 19, ये जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस के लिए दिए गए, वो आपको करने हैं। फिर उसके बाद आ जाओ चैप्टर नंबर 20, रिटर्न ऑफ इनकम, असेसमेंट एंड अपील। देखो, अब ये असेसमेंट एंड अपील जो है ना, ये आपके पास थ्योरी के अंदर पूछ सकता है। फिर उसके बाद आ जाओ एडवांसेस। एडवांसेस बिजनेस टैक्स का पार्ट नहीं है। एडवांसेस एडवांस टैक्स का पार्ट है। एडवांसेस बिजनेस टैक्स का पार्ट नहीं है। एडवांसेस एडवांस टैक्स का पार्ट है।
सर जी सिलेबस में तो एडवांस टेक्स्ट के 3 चैप्टर्स हैं। बिल्कुल वो सारे के सारे इसके अंदर कवर हो रहे होंगे। एडवांसेस। नहीं, कैपिटलाइजेशन वगैरह ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, एडवांस टैक्स की बात कर रहा हूँ। ना बिजनेस टैक्स का पार्ट है और ना ही एडवांस टैक्स का पार्ट है। एडवांसेस जो है ना, जो स्पेसिफिकली इस चैप्टर के अंदर है, सिर्फ और सिर्फ वो ही पढ़ने हैं, और वो भी लिमिटेड है। वो भी लिमिटेड है। इस चैप्टर को जब हम डिस्कस करेंगे तो सेक्शंस तो बहुत सारे हैं। जो आपके सिलेबस में है वो कौन कौन से हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें बता दूंगा कि एडवांसेस कितने पढ़ने हैं आपको, बिजनेस टैक्स के लिए भी और एडवांस टैक्स के लिए भी। लेकिन कैपिटलाइजेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद भाई आगे, लीजिंग आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। वेल्थ स्टेटमेंट आपके सिलेबस का पार्ट है, बिल्कुल है। ऑयल एंड गैस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये जो लीजिंग का हो गया या ऑयल एंड गैस हो गया, ये बिजनेस टैक्स में भी नहीं है और टैक्स में भी नहीं है, दोनों में नहीं है। और फिर उसके बाद लास्ट आ जाता है। Income tax order into 2001 tax rules with practical applications in tax competitions for good branches subsidiaries। बिल्कुल बिल्कुल आप वो सही कह रहे हो, लेकिन यार देखो अब वो, अभी मैं आपको बताऊंगा, वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इन्होंने क्लियर करके लिखा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, आगे चल के बता रहा हूँ। अच्छा, अब आओ, नेक्स्ट है आपके पास सेल टैक्स। एक बात याद रखिएगा कि जैसे आपका इनकम टैक्स है ना, अगर कोई स्टूडेंट ये चाह रहा है कि हम इनकम टैक्स कर लें सिर्फ और हम पास हो जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको सेल्स टैक्स भी लाजमी करना होगा। आपको सेल्स टैक्स भी लाजमी करना होगा। मतलब आप समझ लो कि जब आप पेपर ओपन करोगे, 70% जो है वो इनकम टैक्स में से आ रहा होगा और 30% जो है वो आपका सेल्स टैक्स में से आ रहा होगा। तो सेल्स टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेल्स टैक्स को छोड़ के नहीं जा सकते। हमारी क्लासेस भी ऐसे रहेंगी कि हम 2 दिन अगर इनकम टैक्स पढ़ रहे होंगे तो एक दिन हम सेल टैक्स भी साथ में पढ़ रहे होंगे, मिला जुला के चल रहे होंगे, कि हमने 2 दिन में इनकम टैक्स पढ़ना है और एक दिन हमने सेल टैक्स पढ़ना है। इस तरीके से हमारी क्लास हो रही होगी। फिर उसके बाद ये हमने बात की किसके लिए, बिजनेस टैक्स के लिए। अब अगर हम बात करते हैं जो बच्चे एडवांस टैक्स का पेपर दे रहे हैं, उसमें क्या होगा, सेल्स टैक्स के साथ साथ उनको एफएटी भी पढ़ना होगा, फेडरल एक्सरसाइज ड्यूटी भी पढ़ना होगा। सेल्स टैक्स के साथ साथ उनको एफएटी भी पढ़ना होगा। अच्छा, एक और सुनो, बिजनेस टैक्स के अंदर वो एफएटी आपके सिलेबस का पार्ट है नहीं, लेकिन एक दो डेफिनेशंस आपसे लाजमी पूछ लेता है। एफएटी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है बिजनेस टैक्स में, लेकिन वो एक दो डेफिनेशंस आपसे पूछ लेता है। लेकिन एडवांस टैक्स का डिटेल में पार्ट है। तो एडवांस टैक्स वाले एफएटी छोड़ के नहीं जा सकते। सर चैप्टर 16 है ML1 में, चैप्टर 16 यहां तक बात क्लियर हो गई सेल टैक्स से रिलेटेड। जी, चैप्टर नंबर 16 से सिर्फ लॉसेस है। मेरी आवाज क्यों नहीं क्लियर आ रही यार? हालांकि मैंने तो माइक लगाया हुआ है।
एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। अब बताओ, अब आवाज सही आ रही है मेरी? अब आवाज सही आ रही है? ठीक है, अब नहीं घटेगी। अच्छा, बात हो रही थी एफएडी में असल में हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि इन्होंने ये एडवांस टैक्स का पेपर भी अभी लॉन्च किया है 2025 में, और साथ में बिजनेस टैक्स का पेपर भी अभी लॉन्च किया है। तो जो टॉपिक्स उसने एडवांस टैक्स में रखे हैं, तो कुछ कुछ चीजें उसने उसने बिजनेस टैक्स के अंदर भी पूछी है। जब हम अपने स्टूडेंट से फीडबैक ले रहे हैं, बता रहे होते हैं। अब जैसे एफईडी जो है वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है बिजनेस टैक्स, लेकिन कुछ डेफिनेशंस वो आपसे पूछ लेता है। सेम इसी तरह अब एफईडी जो है उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन एक दो एमसीक्यूज के अंदर उसने पूछे हुए। ठीक है। तो अब आईसीएमए वाले किस तरीके से पेपर कंडक्ट कर रहे हैं इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन क्या क्या वो चीजें पेपर में पूछ रहे हैं मैं आपको ये बता। ठीक है। तो एफएडी बिजनेस टैक्स के जो पेपर दे रहे हैं, जो बच्चे बिजनेस टैक्स का पेपर दे रहे हैं, एफएडी के अंदर उन्हें उन्हें सिर्फ और सिर्फ कुछ कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ सेक्शंस हैं, वो याद करके जाने बस। लेकिन जो एडवांस टैक्स का पेपर दे रहे हैं, जो एडवांस टैक्स का पेपर दे रहे हैं, उनको एफएडी अच्छे से करके जाना है। क्लियर? सर, फेब अटेम्प्ट से 2027 के रेट्स फॉलो होंगे, दिसंबर अटेम्प्ट में भी फॉलो करें। देखिए, अभी तो आईसीएमए के एग्जामिनेशन ने साफ साफ कह दिया है कि दिसंबर अटेम्प्ट में हम 2027 के रेट्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो नोटिफिकेशन आ गया है। वरना ये होता था लास्ट ईयर तक, दिसंबर तक जो था वो पुराने पास ईयर से जो है वो रेट अप्लाई होते थे, और दिसंबर के बाद जो है वो न्यू ईयर एप्लीकेबल होता था। हम लोगों ने सीए के अंदर भी पेपर दिया था, तो सीए में भी यही है कि दिसंबर तक, दिसंबर 31 तक आप पर जो रेट अप्लाई होते हैं वो पास ईयर के रेट अप्लाई होते हैं, और दिसंबर 31 के बाद जो करंट ईयर न्यू ईयर आ जाता है उसके रेट अप्लाई शुरू हो जाते हैं। तो आईसीएमए की भी प्रैक्टिस यही रही थी, लेकिन अभी एक नोटिफिकेशन आया है तो उस पर ये कह रहे हैं कि दिसंबर 31 में न्यू ईयर न्यू रेट जो है वो अप्लाई होंगे। अब आगे चल के वो चेंज कर ले अपनी बात को, वो एक अलग बात है, लेकिन अभी उन्होंने साफ साफ जो है वो बता दिया। अच्छा, कुछ रेट्स गिवन होते हैं पेपर में, और कुछ कुछ क्या, बहुत सारे रेट्स आपको याद करके जाने होते हैं। कौन कौन से रेट आपको पेपर में गिवन होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। कौन कौन से रेट गिवन नहीं होते हो तो जब हम क्लास ले रहे होंगे तो उसके अंदर मैं आपको डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाओ एडवांस टैक्स की बात करें हम। अब बिजनेस टैक्स का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया यहाँ। बिजनेस टैक्स के स्टूडेंट्स को और कुछ नहीं पढ़ना, बस यही करना था। अब आ जाओ एडवांस टैक्स के अंदर, एक और नई चीज जो है वो उन्होंने इंक्लूड की है, वो है कस्टम। एडवांस टैक्स के अंदर उन्होंने एक और चीज इंक्लूड की है, वो क्या है? कस्टम। तो अगर ओवरऑल देखा जाए, एडवांस टैक्स के अंदर कौन कौन सी नई चीजें आप लोगों ने पढ़नी है। एक, आपने कस्टम पढ़ना है। दूसरा, आपने एफएडी पढ़ना है।
और तीसरा आपने एडवांसेस पढ़ने हैं। ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। बाकी ओवरऑल जो पेपर है वो सारा का सारा बिजनेस टैक्स का जो सिलेबस है वो सेम है जैसे एडवांस टैक्स का सिलेबस। इसके अलावा बस ये 3 टॉपिक आपको एक्स्ट्रा करने। बिजनेस टैक्स के लिए खाली सेल टैक्स आपका सिलेबस का पार्ट है, लेकिन एफईडी में कुछ डेफिनेशंस वो आपसे पूछ लेता है। कुछ डेफिनेशंस वो आपसे पूछ लेता है एफईडी में से। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर देखा जाए, जो स्टूडेंट्स बिजनेस टैक्स का पेपर दे रहे हैं तकरीबन तकरीबन 80% पेपर वही एडवांस टैक्स का पेपर होता है। बस डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। एडवांस टैक्स के अंदर वही क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं, लेकिन उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। और बिजनेस टैक्स के अंदर वही डिफिकल्टी लेवल क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। प्रोविंशियल सेल टैक्स, अच्छा आप देखो प्रोविंशियल सेल टैक्स की बात कर रहे हैं आप, तो जो प्रोविंशियल सेल टैक्स है ना आपका, अब वो हर प्रोविंस का अलग अलग है। पंजाब का अलग है, सिंध का अलग है, केपीके का अलग है, बलूचिस्तान का बिल्कुल अलग है। ठीक है। तो अब उसमें से प्रोविंशियल टैक्स में से या सर्विसेज में से, सर्विस की बात हो रही है बेसिकली, तो उसमें से आपसे नहीं पूछता, आपसे सेल टैक्स में से पूछता। Act for provision sale tax on services like SRB, PRA, including withholding provisions. ठीक है जी। तो वो केपीके का अलग है, बलूचिस्तान का अलग है, तो इसमें से नहीं पूछता। सिंध में से अलग है तो इसमें से नहीं पूछता। नॉर्मली वो आपसे किससे पूछ रहा होता है, सेल टैक्स से। आज तक मैंने किसी स्टूडेंट से नहीं ये सुनने में आया कि उसने प्रोविंशियल टैक्स में से भी कुछ पूछा हो। और हाँ, अब सीए के अंदर क्या होता है, जब हमने सीए का पेपर दिया था, सीए में जो है ना वो पेपर जो होता है वो ओपन बुक होता है। आपके टैक्स का आप लोगों का जो है उन्होंने ओपन बुक नहीं रखा हुआ, हालांकि इनको ओपन बुक रखना चाहिए। तो सीए में से टेस्टिंग होती है, सीए में से टेस्टिंग हो जाती है, लेकिन आईसीएमए के पेपर्स में से नहीं होती है। क्लियर है यहाँ तक? चले भाई, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये तो सारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब कोशिश मेरी यही है बेटा कि मैं आप लोगों को अक्टूबर अटेम्प्ट तक जो है वो सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवा दूं। तो कोशिश ये कीजिएगा जितने स्टूडेंट्स आज बैठे हैं वो मेरी लास्ट क्लास तक बैठे हुए हो, और सिलेबस जो है वो उनका क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। चैप्टर नंबर 14 का बता दें। अच्छा, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 14, हाँ। चैप्टर नंबर 14 है ना, आपके सिलेबस का पार्ट है, बिल्कुल है। अच्छा, ये अब देखो, ये सारे इतने बड़े बड़े चैप्टर्स है ना, इन चैप्टर्स में से सारा नहीं पढ़ना। हर चैप्टर आपको सिलेक्टेड पढ़ के जाना है। तो वो क्या पार्ट आपको पढ़ना है वो हम चैप्टर के दरमियान डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमारी क्लासेस जो है बिल्कुल पेड होती है, 2500 हमारी फीस है। एक नॉमिनल सी फीस है। जहां आप आईसीएमयू में जाते हो तो ट्रांसपोर्टेशन ही आपका इतना लग जाता है, बल्कि इससे ज्यादा ही लगता होगा। तो आप घर में बैठ के हमारे पास जो है वो पढ़ सकते हो। वैसे आपकी मर्जी, आप जहां से मर्जी पढ़ो, कोई मसला नहीं है। ये जो फर्स्ट सेशन था हमारा, ये बिल्कुल फ्री था, इसकी कोई कॉस्ट नहीं थी। लेकिन आगे कोई स्टूडेंट्स हमारे साथ कंटिन्यू करेगा तो उसकी हमने फीस रखी है, जो कि 2500 है। उस 2500 के अंदर आपको पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है, और साथ साथ आपको 6 मंथ्स के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि आप लोग अपनी अच्छी सी प्रिपरेशन करके पेपर दे सको। सर क्लासेस की टाइम क्या होगी? देखो, क्लासेस की टाइमिंग 2 दिन तो मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। जैसे एक आज का दिन था और एक कल का दिन है, सेम टाइम पे क्लास होगी।
कोशिश ये करें कि लाइव क्लासेस लें, रिकॉर्डेड पे ना जाएं। लाइव क्लासेस लें, हाथ के हाथ सवाल पूछें और अपने सिलेबस को कवर करें। 2 दिन तो आप लोगों की क्लास होगी ही होगी, एक थर्सडे को और एक फ्राइडे को। फिर 1 से 2 दिन में और आप लोगों की रखूंगा, वो मैं अपना टाइम थोड़ा सा अरेंज करके मैं आप लोगों को बता दूंगा कल की क्लास में कि अब हमारी नेक्स्ट क्लास किस दिन होगी। मे भी ऐसा हो सकता है मैं संडे को रख लूँ, संडे को सब घर पे होते हैं, और संडे को डे में रख लूँ, सबकी छुट्टियां भी होती हैं, तो आराम से वो पेपर क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो विजिबल टाइम होगा उस टाइम पे क्लास रखी जाएगी। नहीं, इंटरनेशनल टैक्सेशन नहीं है सर। खालिद बेटी वाला के भी कोई स्टडी मटेरियल फॉलो करना है? हाँ, खालिद बेटी वालों को फॉलो करें। बस वो जो एडवांस टैक्स के अंदर कस्टम है ना, वो आपको सेपरेटली पढ़ना होगा। खालिद बेटी वाला की बेस्ट बुक है, बस कस्टम इसके अंदर शामिल नहीं है एडवांस टैक्स वालों के लिए। वैसे खालिद बेटी वाले की बेस्ट बुक है, अगर आप इसको भी अच्छे से करके चले जाते हो तो आप देखोगे कि इन्हीं की एग्जांपल्स में से वो पेपर बना रहे होते हैं। 7:30 में हमारी क्लास स्टार्ट होगी नॉर्मली। बिजनेस सक्सेस लेबर कितने टाइम में कवर हो जाएगा? बेटा देखो, बिजनेस टैक्स हो या एडवांस टैक्स हो, वो आपका पेपर तक चलेगा। पेपर से करीब करीब यानी कि 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, मैक्सिमम ये होगा कि 4 दिन पहले या 5 दिन पहले क्लासेस हमारी खत्म होगी। लेकिन पेपर एंड तक, मतलब एंड तक हमारा सिलेबस चलेगा। सिलेबस काफी ज्यादा है, और मतलब मैंने ये नहीं कि आप लोगों को एक क्रैश ग्रुप पढ़ाना है। ये जो आप लोगों का सब्जेक्ट है, बिजनेस टैक्स हो गया या एडवांस टैक्स हो गया, ये आप लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये। इतना ना आपको एएमए देगा, ना आपको एफएससीआर देगा। आप लोग चाहो तो अभी से कमा सकते हो इस चैप्टर, इस सब्जेक्ट को पढ़कर। मतलब अगर कोई बच्चा या आप लोगों में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि अपनी अर्निंग जनरेट करना चाह रहा हो, तो अगर किसी ने बिजनेस टैक्स पढ़ा हुआ है या एडवांस टैक्स पढ़ा हुआ है, वो 1-2 महीने भी किसी फर्म में, किसी कंसल्टेंसी फर्म के अंदर अगर वो जॉब कर लेता है, तो अपनी अच्छी खासी इनकम वो जनरेट कर सकता है घर में बैठ के। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकली बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो अगर मैं इसको क्रैश क्लासेस की तरह लेके चलूंगा तो इस सब्जेक्ट के लिए बड़ी नाइंसाफी होगी। सिर्फ आप लोगों ने इस सब्जेक्ट को ऐसा नहीं लेके चलना कि हमने आईसीएम में क्लियर करना है तो इस सब्जेक्ट को हमने पास करना है, बल्कि आपने ये लेके चलना है कि इसको हमने आगे प्रैक्टिकली यूज करना है। तो ये बड़ा बेनिफिशियल सब्जेक्ट है। आप लोग यहाँ पे आप थ्योरी पढ़ के जा रहे हो, आगे चलकर आप बहुत ज्यादा कमाने वाले हो उससे। आईसीएम में क्वालिफाइड जितने भी होते हैं, उनमें से ज्यादातर मेजोरिटी लोग यही कर रहे होते हैं जो कि अपनी कंसल्टेंसी फर्म ओपन करते हैं। वो वही रिटर्न फाइलिंग वगैरह ये वो, और कोई बीकॉम पास किया हुआ बच्चा जो है वो अपने पास रख लेते हैं। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्हें पता होते हैं, जो कि अब आप लोग पढ़ के जब निकलोगे तो आप लोग को सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होंगे। 1-2 महीने अगर आपने किसी कंसल्टेंसी फर्म में काम कर लिया, उसके बाद आप लोग चाहो तो अपना बिजनेस खुद से स्टार्ट कर सकते हो, खुद से लोगों के रिटर्न फाइल कर सकते हो, बिजनेस इनकम के रिटर्न फाइल कर सकते हो, सेल टैक्स की कैलकुलेशंस आप लोगों को आ जाएंगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। इसको आपने पास करने के लिए सिर्फ नहीं पढ़ना, बल्कि आपने इसको ये सोच के पढ़ना है कि ये फ्यूचर में जाकर आप लोगों को बेनिफिट देगा। पार्ट टाइम आप इसको यूज कर सकते हो कहीं ना कहीं। टॉपिक वाइज टेस्ट नहीं लेंगे बेटा, एंड में आपसे एक टेस्ट ले लेंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इंटरनेशनल टैक्सेशन, पाकिस्तान डबल टैक्सेशन ट्रीटी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो है, वो अभी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आज की क्लास में डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें। ये चीजें आज की क्लास में हमने डिस्कस करनी है सर। केपी की बुक के अलावा और कौन सी फाइल, और कोई फाइल करने की जरूरत नहीं है। केपी की खालिद पेटीवाला की बुक अगर आप अच्छे से कर जाते हो तो आपको, मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी और चीज को पढ़ने की जरूरत है। इंटरनेशनल टैक्स नहीं है, कुछ कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं। वो आपको लग रहा है कि इंटरनेशनल टैक्स आपके सिलेबस का पार्ट है, कुछ कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। 23, 25
2730 के अलावा ML1 वाले पूरा बुक करेंगे करेंगे बिल्कुल। देखो FED नहीं करेंगे, FED से रिलेटेड जो सब्जेक्ट चैप्टर्स हैं वो नहीं करेंगे, 25 ऑयल एंड गैस नहीं करेंगे, 23 नहीं करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। सर कस्टम वाला कौन सा चैप्टर इसमें है? कस्टम नहीं है इसके अंदर। कस्टम के मैं सेपरेटली आप लोगों को हैंड आउट प्रोवाइड करूंगा। पेटी वाले की बुक का नाम बता दें, खालिद पेटी वाला, एडवांस टैक्स। सर AMA के साथ तैयारी हो सकती है बिजनेस टैक्स की? देखो AMA की तैयारी करो ना करो, बिजनेस टैक्स की तैयारी कर लो, क्या पता ऐसा हो कि AMA की आपको पेपर ना देने दिए, क्योंकि वो ML2 का पेपर है और बिजनेस टैक्स आपका ML1 का पेपर है। तो ये भी हो सकता है जब आप AMA का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो वहां पे आपको रोक दिया जाए कि आपका ML1 क्लियर नहीं है। तो AMA की तैयारी करो या ना करो, बिजनेस टैक्स की तैयारी कर लो। नहीं भैया आज सारा सिलेबस कहाँ नहीं हो रही क्लास। क्लास डेज देखो, थर्सडे और फ्राइडे तो आप लोगों का कंफर्म है, आज भी क्लास होगी, कल भी क्लास होगी। अब हम क्लास की तरफ ही जा रहे हैं, पढ़ने की तरफ ही जा रहे हैं। बाकी 2 क्लासेस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। विच रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर बेस्ट फॉर बिजनेस टैक्स? बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो मेरे अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छा पढ़ा। बाकी जहाँ आपको जिस टीचर का भी समझ में आए। जो टॉपिक इस बुक में नहीं है आप नोट्स प्रोवाइड करेंगे उनके, बिल्कुल। एडवांस टेक्स्ट के लिए, एडवांस टेक्स्ट के लिए कस्टम एक इंक्लूड नहीं है तो उसके नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। और FED से रिलेटेड एक दो हैंडआउट्स हैं वो प्रोवाइड करूंगा, और इसके अलावा भी सैलरी जब मैं पढ़ा दूंगा आपको तो सैलरी से रिलेटेड जो है, जो क्वेश्चंस हैं कुछ, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बिल्कुल। इसके अलावा सिर्फ ये बुक नहीं पढ़नी, मैं आप लोगों को अपने हैंड देता रहूंगा, लेकिन फोकस आपका इस बुक पे होना चाहिए। चले भाई अब पढ़ लें हम, स्टार्ट करें आज से। सर एडवांस टैक्स और बिजनेस टैक्स के लिए सेपरेट इनरोलमेंट करवाएंगे होगी आपके साथ। देखो बेटा, मैं आपको ये कहूंगा कि आप लोग जो बच्चे एडवांस टैक्स का पेपर दे सकते हैं ना, तो वो सिर्फ खाली एडवांस टैक्स की इनरोलमेंट करवाएं, बिजनेस टैक्स की इनरोलमेंट ना करवाएं। तो वो एडवांस टैक्स पढ़ लेंगे और उसी एडवांस टैक्स के अंदर उनका बिजनेस टैक्स कवर हो जाएगा। देखो तकरीबन ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में मेरी कोशिश यही है कि 100% आप लोगों को लाइव क्लासेस में कवर करवा दूं। अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली 10% 20% अगर रह भी जाता है तो उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेरे अवेलेबल हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन बेहतर ये है, दोबारा से कह रहा हूँ, बेहतर ये है कि लाइव क्लासेस लेंगे, या अगर कोई बच्चा लाइव क्लास नहीं ले पा रहा तो ये जो क्लास हो रही है इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो वो लेना। बिजनेस टैक्स एडवांस टैक्स एक साथ नहीं दे सकते अक्टूबर, वो अलग से, क्योंकि वो SL1 का टॉपिक है। जब तक आपका ML क्लियर नहीं होगा आप एडवांस टैक्स नहीं दे सकते। वो बेटा आप एडमिन से पूछ लीजिएगा फीस वगैरह क्या है, ये सारी चीजें, हाउ टू इनरोल। एडमिन आपको बेहतर तरीके से गाइड कर लेंगे, मिस माहिन होती है, उन्होंने ही ग्रुप में अगर आप देखोगे तो वो जो है वो एडमिन में आ भी रही होंगी, 0300 वाला नंबर होगा, आप उनसे जो है वो डिस्कस कर लीजिएगा, तो वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर लेंगे। पढ़ाई के लिए अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो उसके लिए आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। डे टाइम क्लासेस अरेंज कर सकते हैं, डे टाइम नहीं हो सकती बेटा क्लास, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है ना वो मोस्टली स्टूडेंट्स ऑफ वाले हैं, तो हम जो हमारी जो भी क्लासेस होंगी वो इवनिंग की ही होंगी। चलो यार अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, काफी टाइम हो गया, काफी चीजें हमने डिस्कस कर ली। आई होप सो कि ये सेशन इफेक्टिव रहा होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ठीक। तो कुछ सेशन मैं अपने शुरू के अपने यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना और साथ साथ अपने फ्रेंड्स सर्कल के अंदर शेयर भी करना। चलिए भाई बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, सारे बच्चे बिस्मिल्लाह पढ़ लो। आज हमारी फर्स्ट क्लास है।
और फर्स्ट क्लास के अंदर ये कुछ थ्योरी के टॉपिक्स जो है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पेपर में आपसे कुछ थ्योरी से रिलेटेड पॉइंट जो है वो पूछ सकता है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। टैक्स ईयर की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो नॉर्मली टैक्स ईयर फॉलो किया जाता है, वो कौन सा टैक्स ईयर फॉलो किया जाता है? वो फॉलो किया जाता है, सर इसका पीडीएफ अगर दे देते यार। वो असल में मैं जूम पर लिख रहा हूँ ना, तो जूम पर जो है वो मिट जाता है वापस। मैं वन नोट पे नहीं लिख रहा हूँ, जब मैं वन नोट पे आऊंगा तो उसका पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मोस्टली बेटा लाइवा बेटा, जो ML1 का जो बिजनेस टैक्स है उसमें से मोस्टली जो है वो सैलरी में से आ रहे होते हैं न्यूमेरिकल, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से आ रहे होते हैं न्यूमेरिकल। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल आ रहे होते हैं वो एओपी से आ रहे होते हैं न्यूमेरिकल, और सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल आ रहे होते हैं। ये जो चार चैप्टर्स मैंने आपको बताया ना, इनमें से न्यूमेरिकल बहुत पूछता है। एक सैलरी में से न्यूमेरिकल पूछता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से वो न्यूमेरिकल पूछता है। इसके अलावा अच्छा ये जो न्यूमेरिकल पूछता है ना, चार चार नंबर के, पांच पांच नंबर के पूछता है। एओपी में से वो पूछता है। इसके अलावा आपसे सेल्स टैक्स में से पूछता है। ये जो चार चार चीजें हैं ना, ये चार चार टॉपिक, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सेल्स टैक्स, और लास्ट हो गया आपके पास एओपी। इनमें से वो आपसे चार चार पांच पांच नंबर के न्यूमेरिकल्स पूछता है। तो ये मैं आपको गारंटीड कह रहा हूं, जब आप पेपर ओपन करोगे तो आपको मेरी बात याद आएगी कि इनकम टैक्स में सैलरी में से पूछा होगा उसने, साथ में उसने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से पूछा होगा, चार पांच नंबर का एक एक न्यूमेरिकल, दो दो न्यूमेरिकल आए हुए होंगे। एओपी में से पूछा होगा, और सेल्स टैक्स में से पूछा होगा। सेल्स टैक्स में से तो 20 नंबर का सवाल उसने आपसे पूछा होगा लास्ट में। जो बच्चा ये कह रहा है ना सेल्स टैक्स छोड़ दे, इनकम टैक्स करके चले जाए, पास ही नहीं हो सकता। सेल टैक्स करना बहुत जरूरी है। या सर नमाज का ब्रेक मिलेगा? नमाज का ब्रेक बस यार देखो, 15 15 मिनट की क्लास रह गई है। 15 मिनट में अगर हम मतलब आधे घंटे की क्लास रह गई है, तो मैं 10 10 मिनट पहले ऑफ कर दूंगा। वरना अगर नमाज के ब्रेक पे जाएंगे तो फिर ये होगा कि 10 मिनट हमारे वैसे ही ज़ाया हो जाएंगे। या अगर आप लोग कहते हो नमाज का ब्रेक करना है तो फिर कर लेते हैं। ये 9 बजे फिर क्लास वाइंड अप हो जाएगी। ठीक है। अच्छा बेटा, अब आप बात करते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर की। पाकिस्तान के अंदर जो नॉर्मली टैक्स ईयर फॉलो किया जाता है ना, वो फॉलो किया जाता है जुलाई से लेकर के अगले साल जून तक। मतलब कि जैसे अभी जो करंट टैक्स ईयर चल रहा है ना, 10 से इंटरनेशनल टैक्सेशन, पाकिस्तान डबल टैक्सेशन ट्रीटी, या ये सारी चीजें हमने पढ़नी है, टॉपिक वाइज पढ़नी है। टॉपिक में आएंगी चाइना, यूए, बिल्कुल ये सारी चीजें आएंगी टॉपिक, तो वहां पर कवर होंगी। विद होल्डिंग क्या होती है, बिल्कुल ये सारी चीजें आएंगी इसके अंदर। ये मैंने कहा कि जब टॉपिक पढ़ रहे होंगे ना, तो वहां पर ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास के वक्त सब। नहीं, सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है मनीषा बेटा, सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। 7A 7B, ये इस तरह की 36A 36, ये सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मेट जब हम क्वेश्चन कर लेंगे तो फॉर्मेट भी बता दूंगा। ठीक है। बस बेटा 15 15 मिनट की मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है? 15 मिनट के बाद मैं क्लास को ऑफ कर दूंगा, फिर आप लोग नमाज पढ़ लीजिएगा। देखो, अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमने बात की कि नॉर्मल टैक्स ईयर की, अभी हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की। 2 दिन आप लोगों की इनकम टैक्स की क्लास होगी, एक दिन हम सेल टैक्स की क्लास रखेंगे।
जो पाकिस्तान के अंदर नॉर्मल टैक्स ईयर फॉलो किया जाता है, मेजॉरिटी तकरीबन 95% कंपनीज के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर जो इम्प्लीमेंट है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी जो है वो जिसको फॉलो कर रही होती है, वो होती है जुलाई से लेकर जून तक। जैसे अभी जो करंटली टैक्स ईयर चल रहा है वो 2027 चल रहा है। हमेशा याद रखिएगा, जो टैक्स ईयर बोला जाता है वो जून को देखते हुए बोला जाता है। जैसे अभी हमारा जो टैक्स ईयर स्टार्ट हुआ है वो कब स्टार्ट हुआ है? जुलाई को स्टार्ट हुआ है, और ये एंड कब होगा? अगले साल जून में जाकर, 2027 में जाकर हमारा टैक्स ईयर क्या होगा? एंड होगा। तो इस टैक्स ईयर को 2027 का टैक्स ईयर बोला जाएगा। इस टैक्स ईयर को 2027 का टैक्स ईयर बोला जाएगा। मतलब कि जब आपका टैक्स ईयर एंड होगा, वो किस साल में एंड हो रहा है, उसको आप क्या कहते हो? टैक्स ईयर कहते हो। जैसे लेट सपोज अभी आपके पेपर में जो टेस्टिंग होगी वो 2026 के टैक्स ईयर से टेस्टिंग होगी। मतलब ये 26 वाला स्टार्ट कब हुआ होगा? जुलाई 2025 में स्टार्ट हुआ है और जून में जाकर 2026 में एंड हुआ है। इट मींस कि इस टैक्स ईयर को आप क्या कहोगे? 2026 का टैक्स ईयर। और अभी जो इंप्लीमेंट हो रहा है, जो कंपनीज फॉलो कर रही हैं, वो 2027 का टैक्स ईयर फॉलो कर रही हैं। और पाकिस्तान में जो नॉर्मल टैक्स ईयर होता है वो क्या होता है? जुलाई से लेकर के जून तक का। जुलाई 1 को आपका टैक्स ईयर स्टार्ट होता है और जून 30 को जाकर आपका टैक्स ईयर क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। इस टैक्स ईयर को आप कहते हो नॉर्मल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर जो कि जुलाई को स्टार्ट होगा और जून में जाकर के क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? जैसे आप लोगों ने अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा होगा फाइनेंशियल ईयर, ऐसे ही टैक्स का फाइनेंशियल ईयर ये होता है, जुलाई 1 से स्टार्ट होता है और जून 30 को जाकर एंड हो जाता है। तो इस टाइम पीरियड का पूरा आपने कैलकुलेट करके एफपीआर को क्या करना होता है? हिसाब किताब देना होता है। और वो कब तक देना होता है? वो हमारे पास जो लास्ट डेट है वो होती है सितंबर 30 तक। सितंबर 30 तक पिछले पूरे साल का आपको हिसाब किताब कर कर एफपीआर को जमा करवाना होता है। वो जो हिसाब किताब होता है वो कौन सी डेट से कहां तक का होता है? जुलाई 1 से लेकर के जून 30 तक का। तो इस टैक्स ईयर को आप क्या कहते हो? नॉर्मल टैक्स ईयर। इस टैक्स ईयर को आप क्या कहते हो? नॉर्मल टैक्स ईयर। A period of 12 months from July 1st to June 30 denoted by the calendar year in which the normal tax year ends. For the year ending 30 June 2023, the tax year is 2023। देखा मैंने आपको क्या बताया? जहां पर आपका ईयर एंड होगा उससे आपको डिनोट करोगे उस टैक्स ईयर को। जैसे अभी पाकिस्तान के अंदर कौन सा टैक्स ईयर चल रहा है भाई, जरा मुझे बताना। करंटली पाकिस्तान के अंदर 2027, बिल्कुल एग्जैक्टली 2027, क्योंकि जुलाई में स्टार्ट हुआ है तो अगले साल जून में जाकर एंड होगा। तो अगले साल जून में एंड होगा, जो एंडिंग ईयर है उससे आप डिनोट करोगे, यानी कि 2027 का हमारा क्या चल रहा है? टैक्स ईयर चल रहा है। इसको आप क्या कहते हो? नॉर्मल टैक्स ईयर कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एक स्पेशल टैक्स ईयर। अब स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है? स्पेशल टैक्स ईयर हमारी मजबूरी होती है, वैसे तो हमें क्या करना है? फॉलो करना है पाकिस्तान के टैक्स ईयर को, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर। लेकिन कुछ कंपनीज हैं जो कि नॉर्मल टैक्स ईयर यानी कि जुलाई से लेकर के जून तक का टैक्स ईयर फॉलो नहीं करती है। वो अपना एक टैक्स ईयर फॉलो कर रही होती है। जैसे आप एग्जांपल ले लो, एक कंपनी है जो कि पाकिस्तान के अंदर है और उस कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है वो पाकिस्तान से बाहर है। वो आप अमेरिका ले लो या वो आप ले लो ऑस्ट्रेलिया ले लो, यानी कि पेरेंट कंपनी कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। और उसकी जो सब्सिडरी है वो कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर है। तो अब वो सब्सिडरी पेरेंट को फॉलो करेगी या नॉर्मल टैक्स ईयर को फॉलो करेगी? ऑब्वियस सी बात है वो पेरेंट को फॉलो करेगी, क्योंकि जो उसकी पेरेंट कंपनी उसको कहेगी वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ सिचुएशंस ऐसी है, वो आगे जाके पढ़ेंगे।
जिसमें से एक एग्जांपल मैंने आपको दी, जब आपकी सब्सिडरी जो है वही पाकिस्तान में है और उसकी पेरेंट कंपनी बाहर है, तो सब्सिडरी ने तो फॉलो किसको करना है, पेरेंट को फॉलो करना है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर वो एफबीआर से परमिशन लेगी स्पेशल टैक्स ईयर को फॉलो करने के लिए। जैसे हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वो नॉर्मल टैक्स ईयर फॉलो नहीं करती है, वो स्पेशल टैक्स ईयर फॉलो करती है, वो कैलेंडर ईयर को फॉलो करती है, जनवरी को स्टार्ट करती है और दिसंबर को क्या करती है, क्लोज करती है। तो ये हर किसी को परमिशन नहीं होती है, ये स्पेशली आपको जाकर एफबीआर से परमिशन लेनी पड़ती है कमिश्नर के पास कि हम सर नॉर्मल टैक्स ईयर फॉलो नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है, हमारे कंपटीटर जो है वो नॉर्मल टैक्स ईयर फॉलो नहीं कर रहे, हम इस वजह से, क्योंकि हमें उन्हें compete करना है, इस वजह से हमें भी वही स्पेशल टैक्स ईयर फॉलो करना है, तो हमें अलाउ किया जाए कि हम स्पेशल टैक्स ईयर को फॉलो करें। तो उसको आप कहते हो स्पेशल टैक्स ईयर। अब वो जनवरी से दिसंबर तक भी हो सकता है, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री है जनवरी से दिसंबर तक ये फॉलो कर रही होती है, स्पेशल टैक्स ईयर है, फिर ये नॉर्मल टैक्स ईयर फॉलो नहीं करती है। ऐसे ही कुछ कंपनीज जो है वो अप्रैल 1 से स्टार्ट करती है, अगले साल मार्च 31 को जाकर के अपना ईयर क्लोज करती है। तो उसको आप क्या कह रहे हो, स्पेशल टैक्स ईयर फॉलो, स्पेशल टैक्स ईयर कह रहे हो। मतलब स्पेशल टैक्स ईयर क्या हुआ, जो जुलाई जुलाई से लेकर जून तक को फॉलो ना करे, वो क्या है आपके लिए स्पेशल टैक्स ईयर। जो जुलाई से लेकर जून तक को फॉलो ना करे, वो क्या आ जाता है आपके पास, स्पेशल टैक्स ईयर आ जाता है। अब उसमें आपके पास जनवरी से दिसंबर भी हो सकता है, अप्रैल 1 से लेकर के मार्च 31 भी हो सकता है, वो कोई सा भी ईयर हो सकता है, किसी तरीके से भी वो अपना स्टार्ट कर सकते हो, किसी तरीके किसी मंथ में भी जाकर एंड कर सकते हैं, लेकिन टैक्स ईयर 12 महीने का होना चाहिए। तो अब आप देखो स्पेशल टैक्स ईयर के अंदर आपको बात बताई जा रही है कि स्पेशल टैक्स ईयर क्या है, एनी इनकम ईयर एंडिंग अदर देन जून 30, जून 30 के अलावा अगर कोई आपका ईयर एंड हो रहा है, is a special tax year and denoted by the calendar year relevant to normal tax year in which the closing date of the special tax year falls। स्पेशल टैक्स ईयर, अब उसने आपको नीचे एग्जांपल दिए, स्पेशल टैक्स ईयर में आपके पास क्या आ रहा है, जनवरी 1 2023, 31 दिसंबर 2023, ये आपके लिए क्या है, स्पेशल टैक्स ईयर। अब स्पेशल टैक्स ईयर कब कब अलाउ होता है इसके बारे में देख लो। एक मिनट बेटा, अजान हो रही है। अच्छा बेटा बस 10 मिनट रुक जाइए, मैं नमाज ब्रेक नहीं, मैं क्लास को ही एंड कर दूंगा, 10 मिनट में क्लास को ही एंड कर दूंगा, 10 मिनट रुक जाइए। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पे बताई ये बात कि देखो शुगर मिल्स किसको फॉलो करती हैं, 30 सितंबर। तो ये इनका स्पेशल टैक्स ईयर है, मतलब ये स्टार्ट कब करती होंगी, अक्टूबर में स्टार्ट करती होंगी, अक्टूबर की 1 को, और अगले साल September 30 को जाकर एंड कर देती है। तो ये क्या है, एक स्पेशल टैक्स ईयर, जिसको कौन फॉलो कर रही है, शुगर मिल फॉलो कर रही है। अब जैसे उसने कहा कि इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, बैंक्स हो गए, वो December 31 का इसका स्पेशल टैक्स ईयर होता है। मतलब ये स्टार्ट कब करती है, जनवरी 1 को स्टार्ट करती है और December 31 को अपने ईयर को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो बैंकिंग इंडस्ट्रीज के लिए, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए जो नॉर्मली स्पेशल टैक्स फॉलो किया जाता है, वो कौन सा फॉलो किया जाता है, वो जनवरी से लेकर दिसंबर कैलेंडर ईयर को फॉलो किया जाता है। अब देखो, अगर बिजनेस कर रहा हूँ बैंकिंग इंडस्ट्रीज में, तो फिर मैं इस टैक्स ईयर को फॉलो करूंगा। अगर मैंने शुगर मिल ओपन कर रखी है, तो मैं किस स्पेशल टैक्स को फॉलो करूंगा, मैं इसको करूंगा क्योंकि मेरे कंपटीटर इसको फॉलो कर रहे हैं।
यहां पर आपको ये बात बताई जाती है कि एक बात याद रखिएगा, अगर आप नॉर्मल टैक्स ईयर पे चल रहे थे, अब आप शिफ्ट होना चाह रहे हो स्पेशल टैक्स ईयर पर, यानी कि आपका जून से लेकर जुलाई तक वाला जो है वो, जुलाई से लेकर जून वाला जो है वो टैक्स ईयर चल रहा था, अब आप शिफ्ट होना चाह रहे हो, कहाँ पर शिफ्ट होना चाह रहे हो, स्पेशल टैक्स ईयर में शिफ्ट होना चाह रहे हो, कोई भी रीजन हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको एफबीआर को एप्लीकेशन देनी होगी, और उस एप्लीकेशन में आपको रीजंस बताने होंगे कि किस किस वजह से मैं अपने नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर की तरफ शिफ्ट होना चाह रहा हूँ। एफबीआर वो आपके रीजंस को देखेगा, वो रीजंस देखने के बाद अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर वो आपको अलाउ करेगा कि आप नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर की तरफ शिफ्ट हो सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आपके घर की टैक्सेशन नहीं है कि आपने आज सोचा कि हम स्पेशल टैक्स ईयर पे शिफ्ट हो जाए, या आपने आज सोचा हम स्पेशल टैक्स ईयर से नॉर्मल टैक्स ईयर पे शिफ्ट हो जाए। इस तरह से नहीं होगा। बाकायदा तौर पे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी एफबीआर से। एफबीआर आपके रीजन से सेटिस्फाई होगा, जो पर्पसेस आपने बताए होंगे, और वो आपको अलाउ करेगा, तभी आप स्पेशल टैक्स ईयर के अंदर जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जा सकते हो। तो आखिरी लाइन मेरे ख्याल में यही लिखी होगी, इफ द टैक्स ईयर इज नॉट स्पेसिफाइड बाय द एफबीआर एंड द टैक्स पेयर वांट टू हैव एनी स्पेशल टैक्स ईयर, देन ही इज required to make an application to the FBR specifying the reasons for the purpose। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड टैक्स ईयर आता है, और वो कौन सा टैक्स ईयर होता है, वो होता है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। वो होता है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। अब ट्रांजिशनल टैक्स ईयर किसे कहते हो आप? नॉर्मल टैक्स ईयर पढ़ लिया, स्पेशल टैक्स ईयर पढ़ लिया, अब मैं आ रहा हूँ ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की तरफ। अब जरा फोकस करना, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर थोड़ा सा टेक्निकल है। अब सपोज करो मैं ना नॉर्मल टैक्स ईयर फॉलो कर रहा था, जुलाई फर्स्ट से जून 30 तक का नॉर्मल टैक्स ईयर फॉलो करता था, ठीक। हुआ ये, सर स्पेशल टैक्स ईयर को डिनोट किस ईयर से करेंगे? जिस साल एंड हो रहा हो, जिस साल एंड हो रहा हो। अगर स्पेशल टैक्स ईयर आपका, जैसे नॉर्मल टैक्स ईयर एंड हो रहा था तो हम उससे डिनोट करते थे, ऐसे ही स्पेशल टैक्स ईयर भी जिस साल एंड हो रहा होगा उसी ईयर से आप डिनोट करोगे। क्लियर? जी जी बिल्कुल, ट्रांजिशनल ही कवर करवा रहा हूँ। जी ट्रांजिशनल की बात कर रहे हैं। अब जैसे कि जुलाई फर्स्ट से मैं स्टार्ट कर रहा था, और जून 30 पे आकर मैं अपना टैक्स ईयर क्या कर रहा था, क्लोज कर रहा था। अब मैंने जुलाई फर्स्ट को एफबीआर को एक एप्लीकेशन लिखी, एफबीआर को एक एप्लीकेशन लिखी, और एफबीआर को ये कहा कि सर मेरा जो बिजनेस है वो बैंकिंग बिजनेस है, या मेरी इंश्योरेंस कंपनी है। मेरी कौन सी कंपनी है? इंश्योरेंस कंपनी है। और इंश्योरेंस कंपनीज नॉर्मली जो फॉलो करते हैं वो जनवरी से लेकर के दिसंबर को फॉलो करते हैं। तो सर मुझे भी अलाउ किया जाए कि मैं एक स्पेशल टैक्स ईयर की तरफ शिफ्ट हो जाऊं। और ये एप्लीकेशन मैंने कब सबमिट करवाई? जुलाई फर्स्ट को। जुलाई फर्स्ट को ये मैंने एप्लीकेशन सबमिट करवा दी। अब एफबीआर ने मुझे अलाउ कर दिया। एफबीआर ने बोला बिल्कुल आपका रीजन बिल्कुल वैलिड है, आप एक इंश्योरेंस कंपनी है, तो आप स्पेशल टैक्स ईयर की तरफ शिफ्ट हो सकते हो। यानी कि आप जनवरी से लेकर के दिसंबर 31 को अपना टैक्स ईयर बना सकते हो। अब मुझे परमिशन मिली है कहाँ पर? जुलाई फर्स्ट में। ठीक है, अब मुझे परमिशन मिली है कहाँ पर? जुलाई फर्स्ट में।
अब जैसे ही दिसंबर आएगा तो अपने रिटर्न फाइल नहीं जमा कर पाऊंगा। फिर उसके बाद जून 30 आएगा अगले साल का, तब भी मैं अपने रिटर्न नहीं सबमिट करवाऊंगा। उसका रीजन क्या है कि मुझे परमिशन मिली है कब, दिसंबर में। अब मैं रिटर्न फाइल कब करूंगा? अब मैं रिटर्न फाइल करूंगा अगले साल दिसंबर में जाके। तो तकरीबन तकरीबन ऑलमोस्ट कितने मंथ्स हो गए? ऑलमोस्ट हमारे 18 मंथ्स हो गए, क्योंकि मुझे शिफ्ट करना था नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर की तरफ। मुझे शिफ्ट करना था नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर की तरफ, क्योंकि देखो अब टैक्स ईयर खत्म ही नहीं हो रहा दिसंबर में। मेरा तो टैक्स ईयर कब खत्म होगा, क्योंकि वो जो परमिशन मिली है वो जुलाई 1 में मिली है। अगले साल में दिसंबर में जाकर अपने टैक्स ईयर को क्या करूंगा, क्लोज करूंगा। अब ये जो मेरा टैक्स ईयर बन चुका है, ये बन चुका है क्या, 18 मंथ्स का। अब इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ अ नॉर्मल टैक्स ईयर और अ स्पेशल टैक्स ईयर चेंज। आप नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर की तरफ आओ, या स्पेशल टैक्स ईयर से नॉर्मल टैक्स ईयर की तरफ आओ। आपने कहा पहले स्पेशल टैक्स ईयर यूज कर रहे थे, एफबीआर आपसे सेटिस्फाई नहीं, एफबीआर ने कहा नहीं आप नॉर्मल टैक्स ईयर को यूज करें। अब आपने शिफ्टिंग की स्पेशल टैक्स ईयर से, आप कहां पर आ चुके हो, नॉर्मल टैक्स ईयर पे आ चुके हो। तो जब भी शिफ्टिंग होगी, जब भी शिफ्टिंग होगी तो आपके जो मंथ्स होंगे वो डिस्टर्ब होंगे, बिल्कुल डिस्टर्ब होंगे। बिल्कुल स्पेसिफिक सी बात है कि हमारे मंथ्स जो है वो क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे। तो अब ऐसी सिचुएशन में उसने आपको कहा कि इफ अ नॉर्मल टैक्स ईयर और अ स्पेशल टैक्स ईयर चेंज, then the period from the day next following the last full tax year to the date of commencement of new tax year shall be treated as transitional tax year, shall be treated as transitional tax year। उसने आपको बताया कि जब आपने ये चेंजेस की है, चेंजेस की वजह से अब आप का जो टैक्स ईयर हो चुका है वो कितने मंथ्स का हो चुका है, 18 मंथ्स का हो चुका है। तो अब इसको आप क्या कहोगे, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ये सिर्फ पहले साल होता है जब चेंजेस हो रही होती है, बस। उसके बाद तो आप या तो स्पेशल टैक्स पे आ जाते हो, या फिर आप नॉर्मल टैक्स पे चले जाते हो। लेकिन जब आप शिफ्टिंग कर रहे होते हो, जब आप शिफ्टिंग कर रहे होते हो, तो उस टाइम जो टैक्स ईयर होता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्म ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। इफ अ नॉर्मल टैक्स ईयर और अ स्पेशल टैक्स ईयर चेंजेस, ठीक है, जब चेंजेस हो रही हो, देन द पीरियड फ्रॉम द डे नेक्स्ट फॉलोइंग द लास्ट फुल टैक्स ईयर टू द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ न्यू टैक्स ईयर shall be treated as transitional tax year। जैसे इसने एग्जांपल दी कि नॉर्मल टैक्स ईयर आपका 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक था। टैक्स ईयर 2021 का चल रहा था, क्योंकि एंड आपका कब हो रहा है, 2021 में हो रहा है। तो टैक्स ईयर कौन सा होगा, 2021 का एंड को देखा जाता है। अब आपने चेंजेस की स्पेशल टैक्स ईयर में, जनवरी 1 2022 से दिसंबर 31 2022 में। देखो आप नॉर्मल टैक्स ईयर को फॉलो कर रहे थे, नॉर्मल टैक्स ईयर आपका जुलाई 1 को स्टार्ट होता था और जून 30 को जाकर क्या हो जाता था, क्लोज हो जाता था। अब आपने शिफ्टिंग करनी है कहां पर, अब आपने शिफ्टिंग करनी है इस टैक्स ईयर पर, जनवरी 1 से लेकर दिसंबर 31 पे जाकर आपने क्या करनी है, शिफ्टिंग करनी है। तो ये पहला पॉइंट था कि आप इस पे चल रहे थे। दूसरा पॉइंट ये था कि अब आपको इस पर क्या करनी है, शिफ्टिंग करनी है। अब जब आप इस पर शिफ्टिंग करोगे, तो अब जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो वो दिसंबर 31 अगले साल जाके करोगे, आपके 18 मंथ्स आ रहे हैं। बीच में जो गैप आया वो कितना गैप आया, आपका गैप आया जुलाई से लेकर दिसंबर तक का आपका गैप आया। फिर जैसे ही जनवरी पे आप आए तो आप अपने स्पेशल टैक्स ईयर में शिफ्ट हो गए। दिसंबर 31 तक आपने अपने रिटर्न फाइल करा, तो ये आपका क्या आ रहा है, गैप आ रहा है। इस गैप को आप क्या कहोगे, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। इस गैप को क्या कहोगे आप, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर।
क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? तो बस अब इंशाल्लाह ताला बेटा हम नेक्स्ट क्लास, कल की क्लास में सेम टाइमिंग पे 7:15 बजे तक, मगरिब के फौरन बाद में स्टार्ट कर दूंगा। और फिर हम अपनी क्लास को चलाएंगे। देखो अब बीच में इशा भी आ रही है, तो टाइम हमारे पास लिमिटेड है, तो अब मुझे थोड़ी ज्यादा क्लासेस आप लोगों की लगानी पड़ेगी, ये लेक्चर पूरा नहीं हो पाता। तो तो अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। 3 टैक्स ईयर पढ़े हमने। एक हमने स्पेशल टैक्स ईयर पढ़ा, नॉर्मल टैक्स ईयर पढ़ा और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर पढ़ा। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या था? इस तरह जो बीच में डिस्टर्बेंस आ जाती है जब आप स्पेशल टैक्स ईयर से नॉर्मल टैक्स की तरफ जाते हो या नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर की तरफ आते हो, तो बीच में कुछ टाइम पीरियड आ जाता है। उस टाइम पीरियड को आप क्या कहते हो? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहते हो। इस कंसेप्ट को आपने याद रखना है। अल्लाह ताला कल की क्लास में आपको मुलाकात होगी। अपने रिव्यूज ग्रुप में लाजमी दीजिएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे, आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी, अपने रिव्यूज लाजमी 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 दीजिएगा। ठीक है? मैं वेट करूंगा आपके रिव्यूज का। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज। कितने नंबर कल देखेंगे लाए भाई? आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दो, मैं बता देता हूँ। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज।